हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 जिसका नाम है स्टोमक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टोमक अल्सर होता क्या है। तो स्टोमक अल्सर के अंदर जो अपने स्टोमक की इनर म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है। तो आप इस डायग्राम से जान सकते हो, ये है एक हेल्दी स्टोमक जो अच्छा दिख रहा है, और ये है पेप्टिक अल्सर वाला स्टोमक जिसके अंदर इनर म्यूकोसल मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है और हमें बर्निंग भी होती है स्टोमक के अंदर, और कई बार सीवियर कंडीशन में ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो अल्सर होता है या जो ये डैमेज होती है इनर मेम्ब्रेन, ये क्यों होती है। तो अपने स्टोमक के अंदर दो फैक्टर होते हैं, एक होते हैं एग्रेसिव फैक्टर, दूसरे होते हैं डिफेंसिव फैक्टर। अब ये एग्रेसिव फैक्टर क्या होते हैं? तो एग्रेसिव फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमें अल्सर कोज करते हैं, और डिफेंसिव फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमें अल्सर से बचाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपने स्टोमक के अंदर ये दोनों एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर ये दोनों बैलेंस रहते हैं। बट इन केस ऑफ अल्सर एग्रेसिव फैक्टर बढ़ जाते हैं और डिफेंसिव फैक्टर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अल्सर हो जाता है या फिर इनर म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या है एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर एक्चुअल में क्या होता है। तो हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल से जानेंगे। आप इस रफ डायग्राम में देख सकते हो, ये स्टोमक है और इसके अंदर HCl है। तो HCl अपना एग्रेसिव फैक्टर है, और ये देख सकते हो ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसके अंदर म्यूकस रिलीज हो रहा है। तो ये जो म्यूकस है ये डिफेंसिव फैक्टर है। तो हमें पता है HCl एसिड होता है, ये किसी भी चीज़ को डैमेज करता है, तो ये अपने को अल्सर कोज कर सकता है। और ये म्यूकस होता है, ये थिक मटेरियल होता है, स्टिकी होता है, जो हमें HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो HCl अपनी बॉडी के लिए अच्छा रहता है स्टोमक के लिए, क्योंकि ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो आता है फूड के साथ, उससे भी हमें बचाता है, और जो प्रोटीन डाइट हम खाते हैं उस प्रोटीन को डाइजेस्ट भी करता है। तो HCl नॉर्मल कंडीशन में अच्छा रहता है। बट कभी एग्रेसिव फैक्टर मतलब HCl बढ़ गया तो उस टाइम ये म्यूकस मेम्ब्रेन इसको रोक नहीं पाएगी। कई बार क्या होता है, कई बार म्यूकस भी रिलीज़ नहीं हो पाता, तो ये कम अमाउंट वाला भी HCl कई बार डैमेज कर लेता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर का। अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा एग्रेसिव फैक्टर का जो था HCl, और डिफेंसिव फैक्टर का एग्जांपल था म्यूकस जो म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलता है। बट ऐसा नहीं है HCl ही अल्सर कोज करता है, बहुत सारे और भी एग्रेसिव फैक्टर होते हैं जो अल्सर कोज करते हैं, और बहुत सारे और भी डिफेंसिव फैक्टर है जो हमें अल्सर से बचाते हैं। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये कुछ और डिफेंसिव फैक्टर है जो हमें अल्सर से बचाते हैं, जिसको हम प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल बाइकार्बोनेट आयंस, जो बेसिक नेचर के होते हैं, ये HCl को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। दूसरे है ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो में ये कैसे ब्लड फ्लो एक्शन देता है ये भी हम पढ़ेंगे आगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये भी अपने स्टोमक में रिलीज होते हैं और ये भी हमें बचाते हैं HCl से। ये भी कैसे बचाएंगे हम आगे पढ़ेंगे ड्रग में, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। और म्यूकस तो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे एग्रेसिव फैक्टर के बारे में। तो हमें पता है गैस्ट्रिक एसिड जो HCl हमने वो पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में। दूसरे होते हैं पेप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है पेप्सिन, तो वो भी हमें अल्सर कोज करता है। दूसरा एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है पायरोली, हेलिकोबैक्टर पायरोली या फिर कैम्फेलोबैक्टर पायरोली। तो ये बैक्टीरिया कई बार इन्फेक्शन कोज करता है, जिसकी वजह से अपनी इनर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, तो इसकी वजह से भी हमें अल्सर हो जाता है। और इसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स रहती है वो भी हमें अल्सर कोज करती है, जिसका एग्जांपल है एनासिड, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद एक और ड्रग है जिसको बोलते हैं हम स्टीरॉइड्स, जो हम पढ़ेंगे, वो भी हमें अल्सर कोज करते हैं। और कई बार हमारी डाइट होती है, उस डाइट की वजह से भी हमें अल्सर हो जाते हैं।
जैसे कि हमने कुछ एसिडिक फ्रूट खा लिए, जैसे सिट्रिक एसिड वाले, या फिर कई बार हमने कॉफ़ी ज़्यादा पी ली जिसकी वजह से कैफ़ीन की वजह से हमें अल्सर हो जाते हैं, या फिर हमने चाय पी ली खाली पेट, उसकी वजह से भी हमें अल्सर हो जाते हैं। तो ये सारे एग्रेसिव फैक्टर हैं और ये सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं। तो हमने एग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर के बारे में जाना। कुछ बार अपनी जो लाइफ स्टाइल है ना, उसकी वजह से भी हमें अल्सर हो जाते हैं। जैसे कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उस स्ट्रेस की वजह से भी हमें अल्सर हो जाते हैं। या फिर कई बार हम जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी हमें अल्सर होते हैं। या फिर हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, अल्कोहल को पीते हैं, उसकी वजह से भी हमें अल्सर हो जाते हैं। और कुछ लोगों में जेनेटिकली भी अल्सर होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ओ वाले जो लोग होते हैं ना, ब्लड ग्रुप ओ वाले, उनमें ज़्यादातर पाया गया है कि उनमें अल्सर होता ही है। तो अब ये भी याद रखना। अब हम ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कौन सी क्लास की ड्रग अल्सर में यूज़ की जाती है। तो आपको क्लास को याद करना है। जो सबसे पहली जो क्लास है वो है एंटासिड, जो आपने बी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में। तो इसमें दो क्लास होती है सब, एक होती है सिस्टेमिक एंटासिड, दूसरे होते हैं नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। जो ये सिस्टेमिक एंटासिड होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं और सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। दूसरे जो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होते हैं, ये ब्लड के अंदर नहीं चले जाते, ये लोकलाइज स्टमक के अंदर अपना एक्शन देते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। अब जो ये सिस्टेमिक एंटासिड है, इसमें एक ही एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा इसमें सिट्रेट भी किसी किसी बुक में लिखा रहता है, बट आप सोडियम बाइकार्बोनेट को ही याद रखना। अब ये जो दूसरी जो नॉन सिस्टेमिक है, इसमें 3 एग्जांपल है। एक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। अब जो सेकंड क्लास है वो है ड्रग डिक्रीज एसिड सिक्रेशन। तो नाम से पता चल रहा है ये ड्रग एचसीएल के सिक्रेशन को कम कर लेगी। तो इसमें 3 सब क्लास है। एक है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसमें ओमेपेराजोल, पेंटेपेराजोल ये सब ड्रग आती है। जो भी पेराजोल टाइप की ड्रग है वो सारी इसी के अंदर आती है। ये खाली पेट लेते हैं, आपको पता होगा ये। इसके बाद जो सेकेंड सब क्लास है उसके अंदर H2 ब्लॉकर आते हैं, जिसमें सिमेटिडिन, रेनिटिडिन ये ड्रग रहती है। फिर इसके बाद तीसरी जो सब क्लास है वो है एंटीकोलिनर्जिक। तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद जो तीसरी क्लास है वो है ड्रग इंक्रीज प्रोटेक्टिव फैक्टर। इसमें पीजी एनालॉग आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो चौथी क्लास है वो अल्सर प्रोटेक्टिंग। तो जो अपना अल्सर हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, स्टोमक की मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो है अल्सर प्रोटेक्टिंग। इसके बाद जो सेकेंड लास्ट क्लास है वो है एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली ड्रग। इसके अंदर एंटीबायोटिक आती है जो इस बैक्टीरिया को किल करती है। तो हम जानते हैं हेलिकोबैक्टर और कैम्फेलोबैक्टर 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमें अल्सर कोज करते हैं। तो इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। इसके बाद सबसे जो लास्ट क्लास है वो अल्सर हीलिंग। तो मतलब ये ड्रग अल्सर के हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देगी। जो अल्सर हुआ है वो उसका जो घाव है, जो उसको डैमेज किया है, उस डैमेज को जल्दी से भर लेगी या फिर उसको ख़त्म कर लेगी डैमेज को। तो अल्सर हीलिंग एजेंट। तो ये सारी हमने क्लास पढ़ी है। तो अभी आपको क्लास का नाम याद होना चाहिए। आज हम सिर्फ एंटासिड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सारी क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एंटासिड के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जानते हो एंटासिड ज़्यादातर सस्पेंशन के फॉर्म में दिए जाते हैं, जो आपने ये देखा ही होगा, इस टाइप की बोतल रहती है। तो एंटासिड हमने क्लासीफाई 2 टाइप में किए थे। फर्स्ट था सिस्टेमेटिक, दूसरे थे नॉन सिस्टेमेटिक। जो सिस्टेमेटिक थे इसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे। एक था सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है सोडियम सिट्रेट। तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही ज़्यादा पूछा जाता है। और नॉन सिस्टेमिक में आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे। एक था कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सिस्टेमिक का मतलब क्या हुआ, ये ब्लड के अंदर सिस्टम के अंदर चली जाती है। और नॉन सिस्टेमेटिक ये अपना लोकल एक्शन देती है, फिर ये चली जाती है। आप इस डायग्राम से अच्छे से जान सकते हो कैसे सिस्टेमेटिक और नॉन सिस्टेमेटिक एक्शन देते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये है सिस्टेमेटिक का। तो इसमें आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, इसने HCl के साथ रिएक्ट किया और इसने CO2 और वाटर बनाया। CO2 तो गैस थी जो ये सीधी निकल गई बाहर अपने माउथ के थ्रू,
और जो वाटर था ये अपने इंटेस्टाइन से निकल गया। पर इसके अंदर जो सोडियम बचा था, ये सोडियम अंदर जाता है और फिर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए हम इसको सिस्टमेटिक बोलते हैं। अब नॉन सिस्टमेटिक के अंदर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने स्टोमक के अंदर जाते हैं और इसमें ये भी वाटर बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और ये H2CO3 बनाते हैं। आगे जाके ये कैल्शियम है जो अलग से रिलीज होता है, ये कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और दोनों कैल्शियम कार्बोनेट बना के निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ इंटेस्टाइन के अंदर। तो आपने बस इतना जान लिया होगा। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पता चल ही गया होगा एंटासिड का। तो एंटासिड क्या करता है, ये HCl के साथ रिएक्ट करता है और वाटर और CO2 बनाता है। तो याद रखना, जो भी एंटासिड है, जो एंटासिड है ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और ये CO2 प्लस H2O बना देगा। तो CO2 तो अपने निकल जाती है गैस। तो ये एंटासिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे एंटासिड के बारे में जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट है, जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड होता है, जो सिस्टमेटिक एंटासिड रहता है, ये कंट्रा इंडिकेट रहता है हाइपरटेंसिव पर्सन के अंदर या फिर कार्डियक पेशेंट के अंदर। क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड के अंदर चला जाता है और सोडियम आयन ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, इसीलिए हाइपरटेंसिव पर्सन के लिए ये कंट्रा इंडिकेट है और कार्डियक पेशेंट के लिए भी। इसके बाद जो सेकेंड एंटासिड है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना, ये स्लो एक्टिंग रहता है, बहुत स्लो एक्शन देता है। इसके बाद इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, मतलब इंटेस्टाइन के जो मोमेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 7.5% सॉल्यूशन होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखना 7.5% सॉल्यूशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका साइड इफेक्ट डायरिया रहता है, मतलब ये इंटेस्टाइन के मोमेंट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट एंटासिड है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत ज़्यादा पोटेंट रहता है और ये बहुत फास्ट एक्शन देता है। इसकी वजह से हमें एसिड रिबाउंड फिनोमिना हो जाती है। एसिड रिबाउंड फिनोमिना का मतलब कि हमें नॉर्मली जो स्टमक का pH रखना है वो 2 से 3 के बीच में रखना था, हमें ज़्यादा एसिडिक नहीं रखना, इसीलिए हम एंटासिड लेते हैं। पर जब हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये pH एकदम से बेसिक हो जाता है। इस बेसिक pH हो जाने की वजह से क्या होता है, अपने बॉडी में एक फीडबैक सिस्टम रहता है, उसके थ्रू स्टमक में फिर से एसिड रिलीज हो जाता है ज़्यादा अमाउंट में। इसी को बोलते हैं एसिड रीबाउंड, मतलब एसिड का फिर से रिलीज होना। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट बोलो या प्रॉब्लम बोलो जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होती है। इसके बाद मिल्क एल्कली सिंड्रोम, ये भी एसोसिएट है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से कंपेयर मत करना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया मिल्क एल्कली सिंड्रोम किससे होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। क्योंकि अगर हम इसको मिल्क के साथ ले लेते हैं तो मिल्क में हमें पता है कैल्शियम रहता है और कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर भी कैल्शियम रहता है। ये दोनों मिलके कैल्शियम के अमाउंट को बढ़ा देते हैं ब्लड के अंदर, इसी को मिल्क एल्कली सिंड्रोम बोलते हैं। तो आप बस इसको इतना याद रखना है। तो ये एंटासिड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। तो कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से हमें डायरिया हो जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जब हम इनका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो ना तो डायरिया होगा ना तो कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब बोवेल मोमेंट क्या होंगे, नो चेंज बोवेल मोमेंट। इसके बाद जो अगला कॉम्बिनेशन है उसमें है कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है और हाई फास्ट एक्शन देता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड स्लो एक्शन देता है। जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो हमें सस्टेन एक्शन आएगा, तो मतलब लॉन्ग टाइम एक्शन रहेगा और कोई एसिड रीबाउंड की फिनोमिना भी हमें नहीं होगी। तो अब हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं, अपना एंटासिड हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम जो बची हुई क्लास है उनके बारे में पढ़ेंगे और हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर लो। थैंक यू।